अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। नाजरीन, ईरान अमेरिका मुज़ाकरात जिसका दूसरा पड़ाव अब इस्लामाबाद में होने जा रहा है, उससे मुतल्लिक खबरें आने का सिलसिला जारी है। ये भी कहा जा रहा है कि जेडी वैंस की क़यादत में जो डेलीगेशन आएगा उसका शेड्यूल यही है कि वो मंगल की रात को वहाँ से टेक ऑफ करेंगे। हो सकता है कोई स्टॉप ओवर भी इन्वॉल्व हो और उसके बाद पाकिस्तान आएंगे। लेकिन मसला जो दरपेश है वो हुर्मस के ब्लॉकेट का है। अब से कुछ देर पहले CNBC को इंटरव्यू देके डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि वो एक बहुत बड़ी डील की उम्मीद रख रहे हैं, लेकिन साथ साथ चूंकि हम ये देख रहे हैं कि जो सीज़ फायर था उसकी डेडलाइन भी ख़त्म होने वाली है, तो उसके बाद बमबारी भी हो सकती है ईरान के ऊपर। और यही गिला है ईरान को कि वो ये समझते हैं, और जिसकी वजह से ईरानी तर्जुमानों की तरफ से भी ये बयानात आते रहे हैं। उनके स्पीकर ने भी ये बात की कि सरेंडर डील में इसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। धमकी आमेज़ रवैया जो है उसके ज़रिए हमें कंपेल नहीं कर सकते मेज़ पर बैठकर बात करने के लिए। और साथ साथ जो हुर्मस का ब्लॉकेड है, चूँकि ईरान का 90% जो रेवेन्यू है वो तेल की सप्लाई से आता है, उससे भी ईरान को हट किया जा रहा है और मल्टीपल शिप्स भी अमेरिका ने कब्ज़े में लिए हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप यही कहते हैं और इसी पर बरकरार हैं कि पहले डील होगी उसके बाद ब्लॉकेड ख़त्म होगा। लेकिन ईरान ये मुतालिबा करता है कि पहले ब्लॉकेड ख़त्म किया जाए, उसके बाद मुज़ाकरात होंगे। तो देखना ये है कि मिडिल ग्राउंड क्या निकल सकता है। पाकिस्तान का जो डिप्लोमेटिक स्पॉटलाइट है किस तरह से इस सारी एफर्ट्स को वो आगे बढ़ाने में हेल्प कर सकता है, असिस्ट कर सकता है, और पॉसिबिलिटीज़ और सिनेरियोज क्या हो सकते हैं, इस पर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। एयर कॉमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब मौजूद हैं, दिफाई तजिया निगार हैं, और एजाज सैयद साहब ज्वाइन कर रहे हैं। आप सीनियर एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। साजिद तारड़ साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, आप बानी हैं अमेरिकन मुस्लिम्स फॉर ट्रंप का, आपका भी बहुत शुक्रिया। खालिद साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। इस वक्त जो ईरान का पॉस्चर है वो तो यही है कि एक रिफ्यूज़ल दिखाई दे रहा है। वो ये समझते हैं कि अमेरिका मुज़ाकरात की टेबल को एक सरेंडर टेबल में कन्वर्ट करना चाहता है, धमकी आमेज़ रवैया इख्तियार कर रहा है। लेकिन क्या यही वजह है जिस वजह से वो रिलक्टेंट हैं खुलकर ये बयान देने के लिए कि हम इस मुज़ाकराती अमल का हिस्सा बनेंगे और कंसेंसस हुआ है, कोई ब्रेक थ्रू हुआ है? या फिर एक और बहुत अहम चीज़ जो मैंने ऑब्ज़र्व की वो ये है कि IRGC और जो ईरान की हुकूमत है उसके दरमियान भी कुछ ना कुछ चपकलिश हमने देखी। जब एक ट्वीट किया गया अब्बास अरागची साहब की तरफ से कि हुर्मस को मुकम्मल खोला गया है, तो फ़ौरन रिस्पॉन्स आया, तनकीद हुई उसके ऊपर। इवन जो रेडियो ट्रांसमीटर्स हैं नेवल शिप्स के, उन पर कहा गया कि हम सिर्फ़ और सिर्फ खामेनेई साहब का ऑर्डर मानते हैं और किसी का नहीं। तो ये इंटरनल डिवाइड वजह बन रही है ईरान की हेजिटेशन की, या वाकई ही अमेरिकन जो एटीट्यूड है वो वजह है? बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब, आपने इनवाइट किया। देखिए, जब इतनी बड़ी जंग से एक मुल्क गुजरता है और सर्वाइवेबिलिटी से गुजरता है, दुनिया को ऑलमोस्ट एलिमेंट ऑफ सरप्राइज देता है, अपने वॉर ऑब्जेक्टिव्स काफी हद तक हासिल कर लेता है, जो कि थे ही सर्वाइवेबिलिटी नंबर 1, और फिर दूसरा उनका वॉर ऑब्जेक्टिव था रीजनलाइज कर देना जंग को। तो इसमें मुझे कोई हैरानगी नहीं हुई कि थोड़ा बहुत एलिमेंट ऑफ जो डिफरेंसेस है वो होता है। और IRGC का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, हम सब जानते हैं। प्रेसिडेंशियल या कोई और जो ओहदे होते हैं वो ऑलमोस्ट इतने ज्यादा उस तरह पावरफुल या स्टैंड लोन नहीं करते, वहां का सेटअप ऐसा है। दूसरा, अमेरिका की तरफ से भी कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये नेचुरल है डिफरेंसेस क्रिएट होना। देखिए, अब तक दो ऐसे मौके हैं जो अमेरिका की तरफ से, जो आपने कहा ना सरेंडर टेबल में कन्वर्ट करना, उसकी एक फील आती है। वो फील ही आती है, उसकी वजह मैं बाद में ऑफर करता हूँ। उसकी दो जो एलिमेंट्स आए हैं, नंबर 1 ये आया है कि जब ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोलने का कहा था, ऐलान किया था सीज फायर के बाद, तो अमेरिका को भी जो ब्लॉकेड किया हुआ था उसको अंडू करना चाहिए था। और वैसे भी ब्लॉकेड इटसेल्फ जो होता है वो एक्ट ऑफ वॉर ही होता है, और जब एक वॉर चल रही हो तो आप फिर पीस की बात नहीं कर सकते। तो एक ये डिफिकल्ट हो गई। दूसरी एक और एलिमेंट, ऑल्दो वो ऑप्टिकल है, लेकिन ऐसी सेंसिटिविटीज जब हो रही हो तो ऑप्टिक्स भी बड़ी मैटर करती हैं कि आप परसेप्शन क्या दे रहे हैं, जिसको आप कह रहे थे कि सरेंडर की कोई ऐसी फील हो रही है। नंबर 2 ये एलिमेंट हुआ है कि जो अमेरिका ने कल एक शिप को इंटरसेप्ट किया जो ईरान की तरफ आ रहा था चाइना से, ना सिर्फ इंटरसेप्ट किया, उस पर कब्जा किया, उसका इंजन आउट ऑफ एक्शन किया, और फिर सबसे ज्यादा वीडियो रिलीज की। दिस इज एडिंग इंसल्ट टू द इंजरी। जब इतनी बड़ी कौम ऑब्वियसली लड़के आ रही हो, जैसे फाइट बैक किया हो, एक एलिमेंट प्राइड हो इसके, तो अमेरिका के शायन शान ये जेस्चर नहीं था। किसी को शक नहीं होना चाहिए, और मुझे कभी भी नहीं है कि अमेरिकन नेवी बहुत बड़ी है, ऑल्दो वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलवा सकी, लेकिन ये जो अभी भी वो नेवी बहुत स्ट्रांग है।
उस पे ये तवक्को करना कि वो एक शिप पर कब्जा करके उसकी वीडियो रिलीज कर देगी, दिस इज टू टैक्टिकल एन ऑपरेशन, ये मैं ये कहना चाहता हूँ। और किसी को शक नहीं था, उससे कोई वैल्यू ऐड नहीं होती इस वीडियो रिलीज करने से। वो हमें सबको पता है कि उनके पास इतनी सबमरीन्स है, उनके पास 200 के करीब, उनके पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर है, उनके पास डिस्ट्रॉयर है तकरीबन 75 के करीब। तो ये करना को अनयूजुअल बात नहीं थी। तो आई थिंक उससे भी एक ह्यूमिलेशन हुई है। और एक ये जो फील जाती है जब, तो एक एलिमेंट ऑफ कंसर्न जाना चाहिए था ईरान को कि ये कहीं ऐसी पोस्टरिंग क्यों स्टेज पर हो रही है। तो अमेरिका की भी शायद ऑब्लिगेशन है। आखिरी जुमला इस पे ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को भी ये ऑब्लिगेशन है कि जितना मैं जेस्चर देता हूं ऑयल प्राइसेस कंट्रोल करने के लिए, क्योस कम करने के लिए दुनिया में, उतना ही एक प्रेशर आ जाता है दुनिया पर, मेरी तरफ उंगलियां उठना शुरू कर देती हैं। जब मैं, इसलिए वो सख्ती करना चाहते हैं, वो सख्ती करते हैं तो उनको ये लगता है कि मैं एक विनिंग स्ट्रीक खेलूंगा और मैं जो अपनी रिपब्लिकन पार्टी है उसका क्रिटिसिज्म जो है उसको मैं काउंटर कर लूंगा कि मैंने अपर हैंड किया है, बेहतर बार्गेनिंग लेवरेज से सब कुछ किया है। तो आई थिंक ही स्टक बिटवीन, जिसको मैं कहना चाहता हूँ रिएक्शन डिलेमा, कि मैं कौन सी ऑप्शन लूं। वो दोनों में बैलेंस करते नजर आ रहे हैं, लेकिन सिग्नलिंग बड़ी गलत चली गई। दोनों जो पॉजिटिव की बजाय वो सारा नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, जो ईरानी लीडरशिप कंसर्न है। एग्जैक्टली यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप को मार्केट मैनिपुलेटर भी कहते हैं, क्योंकि वो इन बयानात को बड़ा डेलिबरेटली क्राफ्ट करते हैं। एजाज, जो डेडलाइन है वो ख़त्म होने में, सीज़ फायर की डेडलाइन ख़त्म होने में कुछ ही घंटे रह गए हैं, और वो अंग्रेज़ी में कहते हैं द क्लॉक इज़ टिकिंग। तो क्या खबर है आपके पास कि तैयारियां तो इस्लामाबाद में हो गई, बहुत सी जगह हमने हाई सिक्योरिटी जोन्स भी कायम कर दिए, इससे पहले ग्लोब मास्टर्स भी उतरे हैं नूर खान एयरबेस पे, उसमें अमेरिकन पर्सोनल भी गालिबन मौजूद होते हैं जो सिक्योरिटी प्रोवाइडर होते हैं। ये सब तैयारियां हो गई, लेकिन 24 घंटे हो चुके हैं जब से ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है अमेरिकन डेलीगेशन आएगा। आपके पास क्या न्यूज़ है? ईरानियंस की तो जो राय है वो तो बिल्कुल आया है, लेकिन अमेरिकन डेलीगेशन से मुतल्लिक कुछ मालूम हुआ अब तक आपको? मुजम्मिल, पहली बात तो ये है कि 13 के करीब अमेरिकी तैयारे वो लैंड किए हुए हैं इस्लामाबाद में, और वो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो सिक्योरिटी प्रोवाइडर्स हैं, इक्विपमेंट लेकर आए हैं, गाड़ियां लेकर आए हैं। लेकिन उससे भी अहम बात यह है कि जो अमेरिका के नायब सदर हैं जेडी वैंस, उनका जो शेड्यूल है वो भी आ चुका है। वो अमेरिका के टाइम के मुताबिक मंगल की सुबह, अलग सुबह तकरीबन 5-6 बजे वो यहाँ से निकलेंगे। रात यहाँ पर 1-2 बजे का टाइम या 3 बजे का टाइम होगा पाकिस्तान का टाइम। तो जो उन्होंने जेडी वैंस ने निकलना है उसके मुताबिक ये है कि उन्होंने एक तीसरे मुल्क में स्टॉप ओवर भी करना है, जो उनका शेड्यूल आया है व्हाइट हाउस से। वो जो स्टॉप ओवर है, ये कहा तो ये जा रहा है कि रीफ्यूलिंग के लिए है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जेडी वैंस, पहली बात तो ये है कि निकलेंगे उसी सूरत में निकलेंगे जब उन्हें 100% श्योर होगा, यहाँ पर बताया जाएगा कि ईरानी आ रहे हैं। लेकिन ईरानी हुकाम की तरफ से अभी तक कोई आने की, जिसे कहते हैं ना, उम्मीद नजर नहीं आ रही। अलबत्ता पाकिस्तान, आपको पता है, कोशिश जरूर कर रहा है कि ईरानी वफद आए। लग ये रहा है कि जो बैकडोर चैनल है उनमें बहुत ज्यादा काम हो रहा है। आपको पता है कि अभी 1 रोज पहले, 2 रोज पहले पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं उनकी भी बात हुई अमेरिका के सदर से, और जो आसिम मुनीर है वो 15 से 18 अप्रैल के दौरान वहां पर रह के आए हैं, तेहरान में रह के आए हैं, और 19 अप्रैल को ये जो वेसल पकड़ी गई अमेरिका की तरफ से। तो चीजें बड़ी तेजी से बदल रही हैं, यानी कि लम्हा ब लम्हा तब्दील होती सूरत हाल है। अभी जो हमारे मौजूद पैनलिस्ट ने ये बात कही, और मैं उनसे इत्तफाक करता हूं कि ये जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, देखिए, उन्होंने, जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने अमेरिका का जो पूरा सिस्टम है ना डिप्लोमेसी का, उसको साइड पे रख दिया है। पहले तो आपको पता है कि जो स्टेट डिपार्टमेंट है वो स्टेटमेंट एक दिया करता था, या स्टेट डिपार्टमेंट ब्रीफ दिया करता था, जिसके ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वो स्टेटमेंट दिया करता था। लेकिन अब तो अमेरिका के सदर साहब जो हैं, उनका जिस वक्त दिल करता है वो ट्वीट कर देते हैं, ट्रुथ सोशल के ऊपर कोई चीज फेंक देते हैं, और फिर कोई जर्नलिस्ट उन्हें फोन कर ले, वॉशिंगटन के बाज़ हलकों में आपको पता है उनका टेलीफोन नंबर भी बड़ा पॉपुलर है, तो वो कोई जर्नलिस्ट से वो खुद भी बात कर लेते हैं। तो वो जो जितनी भी ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी थी वो सारी साइड पे है। इस वक्त व्हाइट हाउस ने अमली तौर पे जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसको परे कर दिया है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, आप जरा अमेरिकी मीडिया उठाकर देखें, वहां पर ये बाकायदा बात हो रही है। बिल्कुल। तो
फिर नतीजा तो वही निकलेगा। और फिर मुज़ाकरात जब हो रहे हो बड़े सेंसिटिव नोयत के, आपने अपनी जुबान बंद रखनी होती है, लेकिन आप बार बार इस बात की यकीन दहानी करा रहे हैं या एश्योरेंस ले रहे हैं कि जी हम वर्ल्ड पावर हैं, तो मेरे ख्याल में फिर मुज़ाकरात तो इस तरह नहीं होते। वो ईरानियों ने जो लिख कर कहा है वो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। बिल्कुल बिल्कुल, जो रवायती एक डिप्लोमेसी के आदाब होते हैं वो तो वाकई हमने नहीं देखे जिस तरह से आप कह रहे हैं। साजिद साहब, आप चूंकि अमेरिकन पॉलिटिक्स को डीपली ऑब्जर्व कर चुके हैं, ये जो अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि डेडलाइन ख़त्म होने के फौरी बाद अगर डील नहीं होती तो हम दोबारा से ईरान के पावर प्लांट्स को, उनके ब्रिजेस को उड़ा देंगे, और साथ साथ ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि एक बहुत बड़ी डील उनको वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि इससे कम पर बात नहीं होगी। लेकिन उन्होंने जो कार्गो जहाज़ था ईरान का उसको भी सीज़ कर लिया। तो डील चाहिए उनको या ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं? ईरान का रिफ्यूज़ल बुनियादी वजह है डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो रेडिकल अप्रोच है उसकी, या कोई और रीज़न है? तो बहुत प्रेशर है इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप साहब के ऊपर। सबसे ज्यादा प्रेशर तो इस चीज का है कि पिछले 12 साल अमेरिका की बीइंग ए सोल सुपर पावर स्टेटस को किस तरीके से अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसीज की वजह से पूरी दुनिया ने अब्यूज किया उनकी फॉरेन पॉलिसी को, चाहे क्रीमिया हो, चाहे सीरिया हो, चाहे उसकी ट्रेड पॉलिसीज हो। तो एक तो उसकी सफाई करनी, फिर उसके बाद ये देखना कि फॉल ऑफ काबुल के बाद क्या हुआ। एक पेंटागन डीमोरलाइज है, इतनी बड़ी फौज है वो डीमोरलाइज है। ये सारा प्रेशर डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर है। फिर मैं देख रहा था, सुन रहा था, इश्यूज इस तरह के हैं कि इस सारी डील के स्पॉयलर्स कौन कौन है। देखिए, एक तो जायनिस्ट माइंडसेट है, दूसरा एक नई चीज है जायनिस्ट क्रिश्चियंस, उनका प्रेशर है। फिर अमेरिका के अंदर जो जूइश प्रेशर है, जो कि बहुत कीमती, बड़ा वैल्यूएबल प्रेशर है। एपेक $100 मिलियन इलेक्शन हर इलेक्शन पे लगाता है, वो प्रेशर है। फिर उसके बाद मेगा अपसेट है, जो बेस है डोनाल्ड ट्रंप साहब की, वो एक एंटी वार लोग थे मेरे तरह के। मैं खुद एक एंटी वार शख्स हूं, और बल्कि डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद एंटी वार, तीनों इलेक्शनों के अंदर उन्होंने अपने आप को एज एंटी वार, और फिर जो वो डैमेज हुआ है, फिर जो उसके बाद 50 दिन तक ये जंग ने लिंगर ऑन किया है, उसके डैमेजेस को किस तरह कंट्रोल करना है, अवाम को किस तरह सेटिस्फाई करना है। इलेक्शन नवंबर में मिड टर्म होंगे अमेरिका में, अक्टूबर में सीरिया में, अक्टूबर में इजराइल के इलेक्शन ड्यू है। तो दर हकीकत ये सारी चीजें अगर देखी जाए तो पास्चरिंग है। लेकिन बॉटम लाइन है जो मुजम्मल साहब मैं जो अर्ज करना चाहूंगा कि डील साइन होगी, क्योंकि जरूरत है उसकी, पूरी दुनिया को जरूरत है। अच्छा। ना सिर्फ अमेरिका को, ईरान को, इजराइल को जरूरत है, चाइना को जरूरत है, गल्फ कंट्रीज को जरूरत है। दुबई अलोन $800 मिलियन पर डे के हिसाब से लॉस ले रहा है वहां पर ट्रेड पे। $2 बिलियन कॉस्ट कर रहा है पर डे का अमेरिका को अपना आंट्राज यहाँ पे रखने के लिए। और तीसरी बात यह करना का, यूरोपियन एलाइज देख लें, आज नेटो का काम भी पाकिस्तान कर रहा है, आज यूएनओ का काम भी पाकिस्तान कर रहा है। तो देखा जाए तो पास्चरिंग करेंगे, मसल फ्लेक्स। तो अल्टीमेटली ईरान ने भी विक्ट्री सेलिब्रेट करनी है, अमेरिका ने भी विक्ट्री सेलिब्रेट करनी है, नेतन्याहू ने भी विक्ट्री सेलिब्रेट करनी है। तो उसके लिए ये पास्चरिंग हो रही है। लेकिन डील होगी, इस्लामाबाद में होगी, मेरे वतन अजीज के अंदर होगी, और इसका सेहरा जो है वो मेरे वतन अजीज के सर पे सजेगा इंशाअल्लाह ताला। मैं ये समझता हूँ, आई एम वेरी होपफुल। एग्जैक्टली रीसेंट पास्ट में सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू हो सकता है इफ इट हैपेंस लाइक यू सेड। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। खालिद साहब, जो बात हम इजराइल से मुतल्लिक, जिस तरह साजिद साहब ने भी जिक्र किया कि वो एक स्पॉयलर का किरदार अदा कर सकते हैं, लेबनान के अंदर जो 10 दिन का सीज फायर और येलो लाइन के ऊपर जिस तरह से उन्होंने एक कंट्रोल लाइन फॉर्म की है 10 किलोमीटर की, आपको लगता है कि वो फ्रंट अब खामोशी रहेगा जब तक ये डील सॉलिडिफाई नहीं हो सकती? क्योंकि इजराइल तो ऑब्वियसली पहले रिस्पेक्ट नहीं करता आया जो जेनेवा कन्वेंशन के लॉज हैं या यूएनओ की रेजोल्यूशंस हैं उसका। तो कन्विंस हो जाएंगे इजराइलीज इस येलो लाइन की रिस्पेक्ट करने के लिए अंटिल द डील गेट्स लॉक्ड, या सिर्फ उसी का इंतजार है? जी मुजम्मिल साहब, आई थिंक ये दुनिया का इम्तिहान अपनी जगह है, जो इकोनॉमिक क्राइसिस की शक्ल में ये गुजर रही है इस वक्त। अमेरिका का अपनी जगह इम्तिहान है, ईरान का अपनी जगह है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप का जो पर्सनली इम्तिहान है वो सबसे बड़ा चैलेंज है ही यही कि वो शो स्पॉइलर को ब्रेक कितनी लगा सकते हैं, नंबर 1।
और इस माहौल के अंदर जिस तरह वो हम बढ़ा करते थे कि ये प्रेसिडेंट ट्रंप और ये जो सिचुएशन सारी है ये प्रिजनर्स डिलेमा की तरह है। ये प्रिजनर्स डिलेमा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपके यंग व्यूअर्स के लिए कि प्रेसिडेंट डिलेमा ये होता है कि बुनियादी तौर पर कहीं जुर्म हुआ हो तो मुलजिम पकड़े जाएं, दोनों को पुलिस ले जाए थाने, उसके बाद वो अलग-अलग बिठा के ना दोनों को प्रेशर डालती है कि दूसरे ने सब कुछ बता दिया तुम भी बता दो। कन्फेशन तो ले होता लेते ये है हैं। कि वो दोनों प्रेशर कन्फेशनल दोनों दे देते हैं डर के कि शायद दूसरे ने बता दिया हो। यहां तक तो वो काम करता है, लेकिन आप जरा विजुलाइज करें कि अगर थाने से एक बंदा मिल जाए और जाके दोनों को अलग-अलग कह दे कि तुम बता दिया तब भी फांसी हो जाएगी, तुम ना बताया तब भी तुम्हें फांसी हो जानी है, फर्क कोई नहीं पड़ना। ये अनफॉर्चुनेटली थर्ड शो स्पॉइलर का रोल इस वक्त हो रहा है कि ईरान को भी कहा जा रहा है कि लेबनान पे कब्जा हो जाना है, तुम जो मर्जी कर लो, न्यूक्लियर तुम्हारी इनरिचमेंट को जो मर्जी कर लो। तो आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रंप को ब्रेक लगाने की ये जरूरत है कि जो शो स्पॉइलर है, जो उनकी क्रेडिबिलिटी को दांव पर लगा सकता है, वो यही थर्ड डायमेंशनल एलिमेंट ही है। ठीक है। और वो और अनफॉर्चुनेटली खालिद साहब एक और सवाल आपसे, खालिद साहब एक और सवाल, ये जो दो इंडियन फ्लैग्ड वेसल्स के ऊपर ईरान की तरफ से फायर किया गया, इजंट दिस कमिंग आउट एज अ सरप्राइज? क्योंकि जो बैकग्राउंड है इंडिया ईरान रिलेशंस का वो तो काफ़ी वार्म रहे हैं। हमने देखा है चाबहार के ऊपर जो डेवलपमेंट्स हुई, गैस पाइपलाइन के मंसूबे हुए, तो ये अचानक से क्या हो गया कि पाकिस्तानी फ्लैग्ड वेसल जा सकती है, इंडियन फ्लैग्ड वेसल पे अटैक हो जाएगा? मुजम्मिल साहब, ये ईरान ने तो काउंटर सरप्राइज किया है। सरप्राइज तो पहले इंडिया ने किया। सरप्राइज तो इंडिया ने तब किया था जब इनका बहरी जहाज एक गुडविल और फ्रेंडशिप टूर पर गया हुआ था, जो इंडियन सदर भी थे उस इवेंट में शामिल, उसको सेल ऑफ करा दिया गया जंग शुरू होने के फौरन बाद। कोई जरूरत नहीं थी एक जहाज को सेल ऑफ कराने की, इतनी इमरजेंसी नहीं थी। बहरी जहाज तो महीनों के हिसाब से कोस्ट पर रुकते हैं। नंबर वन, जब सेल ऑफ कराया गया तो कोई डिग्री ऑफ एश्योरेंस अमेरिका से नहीं ली गई थी कि ये सेफ पैसेज दें क्योंकि ये हमारा मेहमान है। ऑनकट दूसरी देखिए, जब वो तबाह हुआ टॉर्पेडो से, अमेरिकन सबमरीन ने उसको तबाह किया श्रीलंका के कोस्ट के पास, तो रेस्क्यू भी श्रीलंका ने किया। तो 26 फरवरी को नेतन्याहू के पास कौन पहुंचा था दुनिया में से, और 28 को अटैक हो गया। इंडियन प्राइम मिनिस्टर गए थे और जाकर ये कहा था कि आपकी पेन हमारी पेन है। तो दो पेन में से आप एक पेन को इग्नोर कर सकते हैं ना मुजम्मिल साहब, या आप इजरायलियों की पेन ऑन कर लें या फलस्तीनियों की पेन ऑन कर लें, जो इंडिया ने 78 साल से पेन ऑन की हुई थी। और फिर मेहमानों के साथ ऐसा नहीं किया जाता। मैं क्विकली ऐड कर देता हूं, ऑल्दो हमने नहीं पूछा। देखिए, इंडियन यहाँ पे डेलीगेशन आया हुआ था, टॉप लीडरशिप, हमारी पाक फिजाइया ने उनको वेल इनटू ईरान एस्कॉर्ट किया और ऑब्वियसली इंश्योर किया कि जब तक लैंड नहीं किया हमारे फाइटर जहाज वापस नहीं आए। बिग नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट, मैं नंबर शायद नहीं बता सकूंगा, लेकिन ऑल द वे एस्कॉर्ट करना हमारी ऑब्लिगेशन ये थी कि वो हमारे मेहमान थे। अगर रास्ते में कोई उनको मार देता तो एक ना सिर्फ ट्रैक ऑब्वियसली डीरेल हो जाता सारे का सारा ये जो मुज़ाकरात थे, बल्कि पाकिस्तान के लिए एम्बैरेसमेंट भी होती कि हमारी सरजमीन से वो गए हैं और खैरियत से लैंड नहीं करता। ये होती है हॉस्पिटैलिटी, ये होती है स्टेट्समैनशिप। सही, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये रिस्पांस है जो ईरान ने किया है, ना कि एक्शन है बल्कि रिएक्शन है। एजाज, ये एक और चीज़, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत कोई मुस्बत चीज़ होगी अगर ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब एक्वायर कर ले। उसकी वजह है कि सऊदी अरेबिया का भी डॉक्ट्रिन है कि अगर ईरान के पास न्यूक होगा तो हमारे पास भी होगा। सो गल्फ की तरह का अनस्टेबल रीजन ऑब्वियसली इतना न्यूक्लियराइज तो नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको लगता है ये जो सैंक्शन हटाने वाली बात की जाती है, अगर इस पर ईरान कन्विंस कर लेता है अमेरिका को, तो ये बहुत बड़ी विक्ट्री होगी। कहा जाता है कि 50 से 100 अरब डॉलर के दरमियान उनके जो असासे हैं वो सीज़ किए गए हैं। अगर ये रिलीज़ होते हैं और अमेरिका की तरफ से या सारे जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ से या टर्की की तरफ से इन्वेस्टमेंट फ्लो इन करती है ईरान में, और इतने बड़े क्वांटिटी के अंदर ईरान ऑयल भी ग्लोबल मार्केट में पंप करता है, तो इसमें तो गल्फ़ का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो गल्फ़ के लिए ना जंगबंदी मुआहिदा बहुत अच्छा हो सकता है, ना ही जंग बहुत अच्छी है। क्या देख रहे हैं कि गल्फ़ के लिए टेक अवे क्या होगा इसमें? देखिए, पहली बात तो यह है कि ईरान एज पर टुडे सीज फायर जब से ऐलान हुआ है तो टेक्निकली ईरान वो मुल्क है जिसके ऊपर कोई सैंक्शंस नहीं रही। सीज फायर के दौरान की बात कर रहा हूँ। और अगर ये मायदा हो जाता है तो मेरे ख्याल में अगर सिर्फ एक शिक ही कबूल कर ले ईरान के सैंक्शन फ्री मुल्क होगा, और आपको पता है वो जो सैंक्शंस है वो तो लेयर्स ऑफ सैंक्शंस है ना, वो खाली अमेरिका की इम्पोज करदा सैंक्शंस ही नहीं है। यूएन भी उसमें एक पार्टनर है, उसमें यूरोपीय यूनियन एक पार्टनर है, और लेयर्स ऑफ लेयर्स हैं वो जो सैंक्शंस की। और अगर खाली इस खित्ते में सैंक्शंस उनकी खत्म हो जाती हैं और वो खित्ते में ट्रेड शुरू कर देते हैं तो इस खित्ते के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, खुद उनकी अपनी मईशत के ऊपर बहुत बड़ा पॉजिटिव असर पड़ेगा, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन सवाल इससे भी बड़ा ये है कि आप ये देखिए कि क्या गल्फ के ममालिक कभी भी चाहेंगे कि ईरान एक सैंक्शन फ्री मुल्क हो जो कि
आपको पता है कि नेचुरल रिजर्व जो है उनके नहीं पास जाएंगे। ऑयल, वो उसके पास वाफर मिकदार में, खर्द में जितने बड़े उनके पास रिजर्व्स हैं, आपको पता है कि वो इस पूरे खित्ते में एक जिसे कहते हैं ना रेवोल्यूशन आ जाना, वो रेवोल्यूशन ला सकते हैं। तो क्या गल्फ के ममालिक खुद भी चाहेंगे कि ईरान सैंक्शन फ्री हो जाए? तो मेरा नहीं ख्याल कि वो चाहेंगे। आपने न्यूयॉर्क टाइम्स में, फिर वॉशिंगटन पोस्ट में, न्यूयॉर्कर्स में वो खबरें जरूर देखी होंगी जिसमें गल्फ का एक अहम तरीन मुल्क उसके सरबराह के बारे में दावा किया गया कि वो ट्रंप को कहते रहे कि खद के ऊपर अटैक करें। और फिर जो पिछली जंग हुई थी उसमें भी एक अहम मुल्क के जो एक अहम खलीजी मुल्क के सरबराह के भाई वो जाके अमरीकी हुक्काम से मिलते रहे और जिस तरह के रिपोर्ट हुआ वो कहते रहे कि ईरान के ऊपर आप अटैक करें और इसके जो एनर्जी मराकज हैं उनके ऊपर अटैक करें। एक तो ये सीन है कि वो कभी भी नहीं चाहेंगे। दूसरी बात यह है कि खलीजी ममालिक, हम स्पॉइलर जब डिस्कस करते हैं तो ये बात भूल जाते हैं कि खलीजी ममालिक के लिए भी एक डरावना ख्वाब है अगर ये मुआहदा हो जाता है। क्योंकि अगर ये मुआहदा हो जाता है तो इसमें कम वक्त में ईरान एक विक्टर के तौर पे सामने आएगा, और ईरान एक विक्टर के तौर पे सामने नजर आएगा तो इसका मतलब ये है कि पूरा जो खलीज है, अरेबियन सी है और ये मुल्हक्का इलाके हैं, ये पूरा जो रीजन है, इसमें तो फिर बालादस्ती ईरान की हो जाएगी। यानी कि इंप्रेशन तो ये होगा कि ईरान ने अपने से 10 गुना बड़ी जो फौज की उसको शिकस्त दी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये स्पॉइलर खाली एक दो ही हैं, देयर आर मल्टीपल स्पॉयलर्स, क्योंकि इंटरेस्ट मल्टीपल मुल्कों के वो हिट होते हैं। और जो गल्फ है वो गल्फ मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना खुश होगा इस सारे अमल में। लेकिन एक आप जरूर क्रेडिट दीजिए गल्फ को कि गल्फ ने और पर्टिकुलरली सऊदी अरेबिया ने ये एक बड़ी विजडम से काम लिया कि उन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ वॉर नहीं किया। अगर वो डिक्लेरेशन ऑफ वॉर कर देते तो फिर चीजें और ज्यादा वर्स्ट हो जाती। एग्जैक्टली अपनी ऑयल रिफाइनरीज के हिट होने के बावजूद सऊदी अरेबिया ने जो रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया इसकी तारीफ भी हुई। लेकिन बिल्कुल ठीक कहा आपने कि गल्फ के लिए लूज लूज गेम दिखाई दे रही है। साजिद साहब, एम्स की बात होती है, मैं इस पर आपसे सवाल करूंगा लेकिन चूंकि खालिद साहब के पास वक्त कम है, मैं पहले उनके पास चला जाता हूं फिर आपसे क्वेश्चन करता हूं। खालिद साहब, मुझे ये बताइए कि मिलिट्री डॉक्ट्रिन के हवाले से पाकिस्तान को हमेशा एक इंडिया सेंट्रिक डॉक्ट्रिन के तौर पर ही रिकगनाइज किया जाता है, लेकिन इस जंग के बाद जो ईरान और अमेरिका के दरमियान हुई है और जिस तरह पाकिस्तान के मुआहदे हो रहे हैं कतर के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, और उन्होंने फंड्स भी रिलीज़ किए, कहा यह जा रहा है कि वेस्ट एशिया में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे भी पाकिस्तान का जो मिलिट्री डॉक्ट्रिन है वो इस जंग के बाद चेंज हो चुका है। हैज़ दैट ऑलरेडी हैपेंड और इज़ इट टू एम्बिशियस कि हम इंडिया सेंट्रिक डॉक्ट्रिन से अब इवॉल्व करके ऊपर चले गए हैं? जी मुजम्मिल साहब, मेरा तो ख्याल है हम ट्रांसफॉर्मेशन में हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उससे निकलना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग था पाकिस्तान के लिए। जब आप सैंक्शंस के अंडर रहे, आपने देखा 65 की कतर की जंग, उसके बाद सोवियत यूनियन के जाने के बाद हम अमेरिका की डायरेक्ट अंडर सेक्शन रहे, फिर हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन आज भी बहुत चैलेंजिंग है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन मई 2025 में जो अल्हम्दुलिल्लाह आपने परफॉर्म किया, एक रिजॉल्व दिखाया। मैं एयरफोर्स की जो डॉक्यूमेंट्रीज बनाता हूं, मैं अब कह सकता हूं कि ये एयरफोर्स डिफेंसिव ऑफेंसिव वाली एयरफोर्स नहीं है, ये डिस्ट्रप्टिव और स्टेबलाइजिंग एयरफोर्स है इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह। तो जाहिर है जब हमने आउट परफॉर्म किया तो दुनिया आपकी रेलेवेंस जानना चाहती है। मैंने उस जंग के फौरन बाद भी कहा था कि हमारी जो अल्हम्दुलिल्लाह विक्ट्री है वो आपको एक पावर देती है और पावर आपको एक वैल्यू देती है। वैल्यू आज ट्रांसफॉर्म होते आप एक साल के अंदर नहीं, 10 महीने के अंदर हमने देख लिया कि हम एंगेज कर रहे हैं। पहले हमें समझा जाता था हिंदुस्तान की नजर में मई 2025 से पहले कि हम एक लीस्ट रेलेवेंट मुल्क है जिस पर हमला किया जा सकता है रात को भावलपुर में और बाकी 8-9 जगह पर हमला करके हिंदुस्तान कह सकता है कि ये न्यू नॉर्मल, इसको एक्सेप्ट करो और हमारी जजमेंट का एहतराम करो कि हम जहां दहशतगर्द समझेंगे हमला कर देंगे। जिसके बाद में हिंदुस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि हमने तो ये किया था, इन्होंने हम ही पर हमला कर दिया। हमने क्या किया था? हमने मैसेज यही दिया था कि हम न्यू नॉर्मल किसी सॉवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज को नहीं बनने देंगे। फिर ऑब्वियसली रेस्ट इज हिस्ट्री। उसके बाद से हम ट्रांसफॉर्म हुए हैं, हमारी कैपेबिलिटी ट्रांसफॉर्म हुई है, हमारी इंटरनेशनल वर्थ अब जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, दुनिया मानती है कि हमारी जो पार्टिसिपेशन है सिर्फ एक रीजनल स्टेबलाइजर और पीस लविंग मुल्क के तौर पे नहीं है, हम एक ग्लोबल स्टेबलाइजिंग फोर्स के तौर पर सामने आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो आपने कही थी कि इन हालात में चैलेंजिंग सिचुएशन के अंदर ऐसे मुल्कों के दरमियान जंग बंद कराना जो एक तरफ जाहिर है सुपर पावर है बैक्ड बाय इजराइल, दूसरी तरफ ईरान है जिसको आप देखते हैं कि जिसने 40 साल से सैंक्शंस हैं,
20 साल से ऑलमोस्ट बड़ी सुयर सैंक्शन है और उसके बाद उन्होंने कम बैक किया। दोनों में रेलेवेंस होना और थर्ड डायमेंशन जीसीसी और अरब मुल्कों के दरमियान एक बैलेंसिंग एक्ट करना, ये बहुत बड़ी मेरा ख्याल है हमारी अचीवमेंट भी है। एक न्यू फाउंड लीवरेज हमें मिली है डिप्लोमेटिक फ्रंट, पॉलिटिकल पर, इकोनॉमिक इंशाल्लाह भी चैलेंजेस हैं, विल इंशाल्लाह ओवरकम दैट ऑल। और खालिद साहब शॉर्टली, और इसके अलावा मिडल ईस्ट के अंदर, कतर के अंदर या किसी और जगह पर भी आप देख रहे हैं कि इस वॉर सिनेरियो के बाद पाकिस्तान की मिलिट्री प्रेजेंस जो है वो इमर्ज कर सकती है? जी, सऊदी अरब में तो आप देख रहे हैं हमारे फाइटर जहाज पहले ही वहां मौजूद है, लेकिन ऑब्वियसली ये एक न्यू रियलाइजेशन तो डेफिनेटली तमाम गल्फ ममालिक में, जीसीसी में ये है कि इन्होंने जो बेसिस दिए हुए थे, क्विकली मैं खत्म करूंगा, 81 में जीसीसी कायम हुई थी। तमाम ममालिक ने अमेरिका से डील इंडिपेंडेंट की थी, नॉट एज जीसीसी। और किसी को नहीं पता कि कतर ने क्या किया और यूएई ने क्या किया, बहरीन ने जो सबसे बड़ा नेवल बेस कैसे दिया हुआ है। अब ये रियलिज्म हुआ है कि ये बेसिस जो थे वो एसेट अपनी जगह थे कि नहीं थे, ये लाइबिलिटी बड़ी थे, एक टारगेट ऑफ अपॉर्चुनिटी थे ईरान के लिए। तो आई थिंक एक रियलिज्म तो आया है कि जहां पे उनके टारगेट्स ऐसे होंगे, ईरान के लिए लेजिटिमेट हो जाएगा, जो ईरान ने बहुत रिफ्रेन किया, जो दोनों तरफ से बहुत अप्रिशिएट किया जाना चाहिए जी। और आई थिंक न्यू फाउंड एक रियलिज्म है जो वैल्यू ऐड करेगा लॉन्ग जंग के बाद। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात पर हमारी गुफ्तगू जारी है। साजिद साहब, जो ऑब्जेक्टिव्स की बात हो रही थी, वॉर ऑब्जेक्टिव्स की, वो शुरू से ही अनक्लियर रहे हैं। पहले रजीम चेंज की बात होती है, फिर न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात होती है, फिर कहा गया जौहरी मवाद को वहाँ से बाहर निकाल लेंगे, फिर कहा गया वो नहीं हो सकता, फिर हुर्मस को ब्लॉक कर दिया, रजीम डिस्ट्रॉय हो गई है, और अब कहा कि नहीं, जो एनरिचमेंट है उसको बंद करना पड़ेगा क्योंकि अब भी ईरान के पास पोटेंशियल है कि बॉम्ब बना ले। इतने अनक्लियर ऑब्जेक्टिव्स के साथ जंग में जाना। और दूसरा, एक तनकीद ये भी हो रही है कि जो डेलीगेशन आया था जिसमें विटकॉफ और कुशनर थे, उनका कोई डिप्लोमेटिक बैकग्राउंड नहीं है। एक सन इन लॉ हैं डोनाल्ड ट्रंप के, एक जो है वो रियल एस्टेट का बैकग्राउंड रखते हैं। जेडी वैंस हिमसेल्फ जो हैं वो किताबें लिखते रहे हैं, सहाफ़त करते रहे हैं। तो ये तनकीद को कैसे इवेलुएट करते हैं आप कि ये प्रोफेशनलिज्म की कमी है, इस वजह से भी इम्पैक्ट आया है इस जंग के फैसलों से मुतल्लिक? मुजम्मल भाई, मैं थोड़ा सा इसको कंपैरिजन करना चाहूंगा। आज का जो आपने डेलीगेशन की बात की, उसको मैं पिछले 12 साल में क्या होता रहा कि एक्टिविस्ट चलाते रहे कंट्रीज को, सोशलिस्ट एक्टिविस्ट 12 साल अमेरिका के अंदर। और उसके बाद एक एक्सट्रीम थी फार लेफ्ट की, आज फार राइट की एक्सट्रीम है। आज जिस तरह आप बात कर रहे हैं, बल्कि अच्छा इस पे मानना चाहूंगा कि ऑब्जेक्टिव की तरफ क्या होता रहा है। टोनी बिल्किन साहब ने खुद कहा कि पिछले 2 सदूर को भी बीबी नेतन्याहू जो है वो कन्विंस करने की कोशिश करते रहे। लेकिन टोनी बिल्किन खुद कौन थे? टोनी बिल्किन तो खुद जूइश थे और खुद एक्टिविस्ट थे। आज कहाँ है, कोई किसी को पता नहीं है, ना उनका कोई हल्का था ना कोई इस तरह की। और दूसरा, देखिए, अर्ज करना चाहूंगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि ऑब्जेक्टिव बताया गया था, बीबी नेतन्याहू ने बताया था कि आपने वेनेजुएला की ट्रॉफी आपके गले में है, 2 दिन लगेंगे, रजीम खत्म होगी, रजा शाह पहलवी आएगा, इजराइल की एम्बेसी खोलेगा तेहरान में और आप ईरान की ट्रॉफी गले में डालेंगे, तो आप वापस चले जाके, आप वापस जाके क्यूबा और कोलंबिया से खेलेंगे, जाके वहां की ट्रॉफी लेंगे। तो दर हकीकत ये 50 दिन की बॉम्बिंग जो है इट वाज बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस। अमेरिकन अवाम सोच भी नहीं सकते कि एक स्टिग्मा, एक फोबिया समझा जाता है बूट्स ऑन द ग्राउंड। और अमेरिका ने ऑक्यूपेशन में देख लिया है, इराक में, लीबिया में, अफगानिस्तान में, कि क्या खोया क्या पाया। दूसरा, ऑब्जेक्टिव हासिल करने की बजाय जो मैं समझ रहा हूं एज एन अमेरिकन और बल्कि एज ए एनालिस्ट, कि ये जंग जो थी ना सिर्फ आपकी और भारत की जंग, बल्कि अब ईरान की जो जंग थी, ये पूरी एक लेबोरेटरी थी। इसके अंदर वेस्ट के प्रोडक्ट्स, जो मिलिट्री प्रोडक्ट्स, और चाइना की साइंस और चाइना की प्रोडक्ट्स का मुकाबला हुआ है। देखा है, अमेरिकन और इजराइल काफी एक्सपोज हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो अपना होमवर्क करेंगे। फ्यूचर के अंदर मेरे ख्याल में जंगों की नौयत में तब्दील होगी। अमेरिका के अंदर स्पेसएक्स का तजर्बा जारी है, इलान मस्क भी कर रहा है, और भी फ्यूचर के अंदर चाइनीज भी अल्टीमेटली। तो ये दोनों मैदान जो थे, पाकिस्तान, भारत और ईरान मैदान, इससे ताकतों ने सीखा है बहुत कुछ। लेकिन मेरे ख्याल में जो देख रहा हूं, चाइना ने इसमें एक गोली बगैर चलाए उन्होंने अपना काफी कुछ गेन किया है। पाकिस्तान इसमें विक्टोरियस नजर आता है डिप्लोमेटिकली, सफारती लिहाज से। और मैं समझता हूं कि इसमें इजराइल और अमेरिका एक्सपोज्ड हुए हैं। दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग, मे बी फेल्योर ऑफ इंटेलिजेंस, मे बी
और दूसरा यहाँ पे ये भी ज़हन में रखिएगा बात कि हमारी अमेरिका की इकॉनमी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है। उन्हें जंग चाहिए होती है। उन्होंने जंगें खत्म बिल्कुल नहीं होने देनी, मैं अर्ज करना चाहूंगा। इसी हवाले से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और भारत का भी अभी मसला कश्मीर वहीं खड़ा है, गजा अभी वहीं खड़ा है, इराक के अंदर भी हालात इस तरह के इतने आइडियल गुडी गुडी नहीं है। तो दर हकीकत अगर देखा जाए तो इसमें से बहुत कुछ निकलेगा अभी आने वाले दिनों में, आप देखेंगे। लेकिन सो फार मुजम्मिल भाई आज के दिन में मैं खासकर बैसीते पाकिस्तानी इस मोमेंट को कैप्चर करना चाहूंगा, इंजॉय करना चाहूंगा कि मेरे वतन अजीज ने इतना लंबा सफर किया है विद इन 11 मंथ्स। तो हैट ऑफ टू पाकिस्तान। मैं समझता हूँ हर पाकिस्तानी को चाहिए इस मोमेंट को एंजॉय करे। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। बिल्कुल, जो स्पॉटलाइट डिप्लोमेटिक वे में पाकिस्तान को मिल रही है अनप्रेसिडेंटेड है। एजाज, फाइनली आपने जो सहाफ़त की है, इट हैज़ बीन डेकेड्स जब से आप काम कर रहे हैं और जमहूरियत के साथ आपकी एक कमिटमेंट रही है लॉन्ग स्टैंडिंग, और गैर जमहूरी क़ुव्वतों पर आपने तनकीद भी की, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी या नेतन्याहू की तरह के जमहूरियत के रिज़ल्ट जब आप देखते हैं तो क्या महसूस होता है? वो अफलातून जिसको प्लेटो कहते हैं, उसने हज़ारों साल पहले कहा था कि फूल्स शुड नॉट हैव अ राइट टू वोट। अब जिस तरह के वोटिंग पैटर्न्स हैं, जिस तरह के डिसीजंस हैं कि डोनाल्ड ट्रंप वही डील मांग रहे हैं जो 2015 में JCPOA के ज़रिए ओबामा ने करवा दी थी, इन्होंने आके डीरेल की, दुनिया भर का अरबों डॉलर का नुकसान कर दिया और अब कह रहे हैं कि वही रिज्यूम कर दें। तो ये जो फैसले हो रहे हैं जमहूरियत के ज़रिए, जिस तरह की क़यादत दुनिया में आ रही है, रीथिंक करने का टाइम नहीं है ये कि कुछ और भी होना चाहिए? डेमोक्रेसी के अंदर भी इतने डीप फ्लॉज आ चुके हैं कि पॉपुलिज्म ने कैप्चर कर लिया उसको। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं, पूरी दुनिया में डिबेट हो रही है कि दुनिया जो है वो डेमोक्रेसी से आगे चली गई है और अब जो स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी है वो डाइंग डेमोक्रेसी है। एंड दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि डेमोक्रेसी ने लोगों को राइट्स दिए और राइट्स के बारे में रियलाइजेशन दी, लेकिन जो पॉपुलिस्ट अप्रोच है उसने डेमोक्रेसी की जो बेसिक फिलॉसफी है उसको हाईजैक कर लिया। इस वक्त पूरी दुनिया में ये स्टेट है और अनफॉर्चुनेट हकीकत ये है कि इस वक्त जो फैसले हैं वो असूलों की बुनियाद के ऊपर, वो इखलाकियात की बुनियाद के ऊपर नहीं हो रहे, बल्कि ताकत की जुबान में हो रहे हैं। जो जितना ताकतवर है वो अपने असूल बता रहा है, वो अपने असूल वज़ा कर रहा है। तो ये एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है और इस रियलिटी को हम इनकार नहीं कर सकते। और आई बिलीव कि दिस टू शैल पास, और जब हम इससे निकलेंगे तो हम एक ऐसी सिचुएशन में जरूर जाएंगे जहां पर इन इश्यूज का हल मौजूद होगा। और लेट मी से कि ये जो इशू हम देख रहे हैं, पॉपुलिस्ट जो चीजें हैं, इसको सबसे ज्यादा सपोर्ट या जिसे कहने सबसे ज्यादा ताकत किसने दी है? मेरे ख्याल में इसमें सोशल मीडिया ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। मेन स्ट्रीम मीडिया को जब आपने कंट्रोल किया तो सोशल मीडिया का राइज आया। और हम शख्सी आजादियों की जरूर बात करते हैं, लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि जब आपने हर बंदे को जिसकी कोई ट्रेनिंग नहीं है, जिसको कोई बैकग्राउंड नहीं है, जिसने कोई पढ़ा लिखा नहीं है, वो एक डिवाइस दे देते हैं मोबाइल की जिसमें दुनिया जहान की सारी चीजें आ रही हैं और उसकी ट्रेनिंग नहीं है कि वो किस तरीके से डिसाइफर करे। तो मेरा ये ख्याल है कि चीजें दुनिया के बाज़ मालिक इसको रियलाइज कर रहे हैं, लेकिन दुनिया ज्यादातर इसको भी समझने में अभी ताखीर हो रही है, और जितनी ताखीर हो रही है उतना नुकसान हो रहा है। आपने मुस्बत बात ये की कि आप ये एनविजन करते हैं कि इससे भी दुनिया निकल जाएगी और डेमोक्रेटिक ऑर्डर जो है वो रीस्टोर होगा। बहुत शुक्रिया। खालिद चिश्ती, आज़ाद सैयद साहब और साजिद तारड़ साहब मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।